नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत मफादात से किस हद तक मुंसलिक है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग के एमपीएस को अंदाजा होना शुरू हुआ कि उनकी लीडरशिप का अनकरीब पाकिस्तान आने का या जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं, तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से राब्ते करना शुरू कर दिए और हाल ही में 15 लीगी एमपीएस ने ऐलान किया है, अलम बगावत बुलंद किया है। उनका ये कहना है कि वो नून लीग में भी रहेंगे और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी राब्ता रखेंगे, क्योंकि उन्हें अपने हलकों के लिए तरक्याती फंड्स चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तरक्याती फंड्स पब्लिक मनी यानी सरकारी खजाने से दिए जाने हैं तो उनके ऊपर हर एमपीए का हक होना चाहिए। ये शहंशाह उस्मान बुज़दार की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि जो आकर मेरे साथ चाय पिएगा, मुझे सलाम करेगा, ऑपोजिशन से उसका अगर ताल्लुक हो तो उसके हल्के में तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे और बकिया के साथ सौतेली मां का सलूक करते हुए वहां पर तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर और पंजाब के अंदर जिस तरह से सियासत अनफोल्ड हो रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि दिन ब दिन आपकी पार्टी में दरारें पड़ती जा रही हैं, क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अकबर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चेयरमैन साहब, आपकी टीवी चैनल की पूरी टीम का और आपकी फहम फरासत पर आपको खैर तहसीन पेश करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो असूलों की सियासत की बातें किया करता था, कंटेनर पर चढ़ने के से पहले और उसके बाद भी, आज उसकी असूल परस्ती कहां पे गई? आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब की डेवलपमेंट का 2017-18 में हमारा डेवलपमेंट बजट था 635 अरब के करीब। हमने जनूबी पंजाब, ये जिसकी बड़ी बात करते हैं, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कुछ 280 के करीब दिया हुआ था। और आज का बजट आप देख लें 2019-20 का कि ये टोटल 335 अरब के करीब रह गया है। और ये उस्मान बुज़दार ने अपनी जेब से पैसे नहीं देने, ये पाकिस्तान के कौमी खजाने के, ये गरीबों के, ये अवाम के टैक्सेस के पैसे हैं। और ये मैं समझता हूँ जमीर खरीदने के लिए ये कौमी खजाने को लुटाया जा रहा है। नहीं, राना अरशद साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज जो है पार्लिमानी जमहूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है, चाहे इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई करे या ना करे। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करता कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन भी हैं और मुल्क के वजीर आजम भी हैं और आईनी तौर पर वो ये दो ओहदे बैक वक्त नहीं रख सकते। लेकिन मसला तो ये है ना कि जब कोई खरीदार तो हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन जब कोई अपना जमीर बेचे, अपनी बोली लगवाएगा, उन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत तो कोई कार्रवाई नहीं की ना? नहीं, हमने पार्टी आइन के मुताबिक उनको शो का नोटिस दिए हैं, उनसे जवाब तलबी की है। और वो आज भी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो लोटे को लोटा ही कहूंगा, चाहे वो काबली का लोटा हो, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई से हो। अब क्योंकि जो पीटीआई ये क्यों का मरबा है, अली पापा 40 चोरों का जो सरगना है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब है, जो लोगों के नैब के जरिए और डीसी और डीपीओ के जरिए मुस्लिम लीग नूर के एमपी। जरा राना साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। मोहम्मद खान मदनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। मदनी, ये बताइएगा कि ये क्या मामला है कि जो ऑपोजिशन का एमपीए वजीर आला से मुलाकात करेगा, उनके हल्के में तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे, बकिया ऑपोजिशन के हल्कों में तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे? ये पिक एंड चूज क्यों होता है? क्या कानून इस बात का पाबंद नहीं करता कि तमाम तरक्याती फंड्स तमाम एमपीएस में मसावी तकसीम हो? जी, बहुत शुक्रिया वैसे आपका कि आपने तहरीक इंसाफ को मौका दिया। गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, आप सही कह रहे हैं। और मतलब हमारा मोटो भी यही है कि जो फंड्स हैं, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जो वोट लेके आए हैं अवाम का, उनके मसाइल और अवाम के मसाइल, इमरान खान साहब का 22 साल की जद्दोजहद है कि उसका हम उनको फोकस करते हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे।
रह गया अपोजिशन का जो MPAs हैं, MNAs हैं, तो वो भी हम जिस हद तक उनके ट्रबल शूटिंग कर सके, मसाइल हल कर सके उनके और अवाम के, इंशाअल्लाह ताला, चाहे फंड्स देने हों या उनके और मामलात हों, इंशाअल्लाह ताला वी विल टेक केयर ऑफ इट। मोहम्मद खान मदनी साहब, ये जो इंशाअल्लाह का लफ्ज है ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुस्तकबिल में अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। लेकिन हाल में ये हो रहा है कि ऑपोजिशन के जो MPAs वजीर आला से मुलाकात करते हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करते हैं, उनके हलकों में तरक्याती फंड्स रिलीज किए जाते हैं और बकिया ऑपोजिशन के MPAs के हलकों में तरक्याती फंड्स रिलीज नहीं किए जाते। आप पब्लिक मनी को अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वैसा भी इस तरह से तो इतना ये नहीं है इंप्रेशन, मगर माजी में जरूर ये होता रहा है। नहीं, ये जो अभी हाल ही में 15 नून लीग के MPAs ने अलम बगावत बुलंद किया है, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्हें अपने हलकों के तरक्याती फंड्स इशू किए गए हैं। बकिया नून लीग के MPAs को उस तरह से फंड्स इशू नहीं किए गए हैं मदनी साहब। नहीं, माजी में मैं आपको अर्ज करूं, ये ऐसा काफी बड़े पैमाने पे उखाड़ पिछाड़ करते हुए हैं ये पार्टियां, मगर अभी जो जब से हमारी हुकूमत आई है तो वो जो बेहतर लोग हैं दूसरी पार्टीज में, वो समझते हैं कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जाता रहा है, तो वो अगर अपने तौर पे वो उसमें वो जो तब्दीली की तरफ म्यूटेट हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है हर एक को हक है अपने आप को बेहतर करने का। और रह गया ये फंड की बात, तो बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उनके हलकों में भी काम हो रहे हैं, और जो जाहिर बात है, आपको पता ही है, जो थोड़ा बहुत फिर जो अगर बेहतर हो और काम करे और हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल है हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत उनको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। नहीं, हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश करे, उसके बदले में आप पब्लिक फंड्स जो कि अवाम का पैसा है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, ये तो सीधी सीधी करप्शन है मदनी। नहीं, देखिए, मैं दो बातें हैं ना जी, एक तो ये है कि हम जो है वो करप्शन का बाजार उस तरह से तो गर्म नहीं है वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आला हाउस में, जो कि पिछले दौर उससे पिछले दौर में था। दूसरी बात ये है कि अगर हम जो है चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो इसमें भी कोई करप्शन नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर, जो मैंने पहले भी अर्ज किया, कि जो बेहतर लोग अगर हैं, हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, या जो पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कि सारे दूध के धुले तो नहीं है, हम उधर रसागीर भी हैं, वहां पर कौम को एक्सरसाल करने वाले और वो धोखा दे के भी वोट लेके आ गए हैं। तो मतलब कोई थोड़ा सा एक घर में माँ भी जो है वो चीजों को प्रायोरिटाइज करती है बच्चों के अंदर। चले, आपने इतना तो तस्लीम किया कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। अच्छा मदरी, आपको याद है कि इलेक्शन जीतने से पहले इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके ऊपर अराकीन पार्लियामेंट का कोई हक नहीं है, अराकीन पार्लियामेंट का काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन करना है। ये वादा भी भूल गए आप? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं आज आपको कह रहा हूं, जो मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, माशाल्लाह वो अपना गोल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी करते, और एक बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह ताला जो है बलदियाती निजाम आ रहा है पाकिस्तान में, पंजाब में, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जब तक बलदियाती निजाम नहीं आता, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने बलदियाती सेटअप के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को मदनी तैनात किया। इसका मतलब है कि ये सारे डेवलपमेंट फंड्स उन लोगों को मिलने चाहिए थे, उन ब्यूरोक्रेट्स को मिलने चाहिए थे, और आपने इन फंड्स को अपने लोगों के और ऑपोजिशन के जो दोस्त हैं उनके हलकों में एज अ पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी एक और यू टर्न लिया गया PTI की जानिब से बदली। नहीं, लेकिन पहले अगर आपकी बात मैं सही भी मान लूं तो ये कोई अनोखा काम नहीं किया PTI ने, ये मेरे यूटर्न लेकर जो नहीं जो पहले अदवार में होता रहा है उससे कम ही फ्रीक्वेंसी से होगा। दूसरी बात ये है, मैं ये आपकी राय है, मैं इससे एग्री नहीं करता। वो इसलिए कि मतलब जब तक बलदियाती निज़ाम नहीं आ रहा, हमें अवाम के थोड़े बहुत काम जो है, मतलब आप तो उसमें भी नहीं गिनेंगे, मगर ये है कि हमने काम तो करने हैं जी। तो उसके लिए ऑल्टरनेट सिस्टम हमें चाहिए। जो पहले बलदियाती निज़ाम था, वो जिस तरह से इलेक्शन हुए बलदियाती, वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग जो हुई थी, तो लिहाजा वो काम भी नहीं थे कर रहे।
अच्छा, जरा यहाँ पर रुकिएगा राना अरशद साहब। मदरी साहब ने इल्जाम आयद किया है कि नून लीग के दौर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 31 अक्टूबर 2015 को हुए थे, उसमें इंजीनियरिंग हुई थी। क्या राना अरशद साहब ये इल्जाम दुरुस्त है? अवैध इकबाल साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, मदनी साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं उनकी मजबूरियां, उनकी बेबसियों का मुझे अंदाजा है। गुजारे ये है कि 2015 में इलेक्शन हुए और उस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए थे, यहाँ पर धांधली हुई और वहां पर सारे फरिश्ते थे, ऐसा नहीं है। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि अभी 2 साल का टर्नओवर रहता था। ये पीटीआई के सिटिंग सदर आजाद साहब और उस वक्त भी सदर थे। जब बल्दियाती इलेक्शन 2014 में होने लगे तो ये चले गए कि ये पार्टी बेसिस पे होने चाहिए, डिले करवा दिया। उससे पहले जब हल्का बंदियां हुई उस पर इन्होंने नहीं। राना अरशद साहब, अगर आपकी बात ये दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई बल्दियाती इलेक्शन जीती थी, इसलिए ये इलेक्शन जो थे इंजीनियर्ड नहीं थे, तो फिर आपका इल्जाम भी गलत साबित हो जाता है कि इमरान खान की हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत अगर सिलेक्टेड है तो उसे सिंध से भी जीतना चाहिए था। अब ऐसे बात है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में आज भी आरटीएस सिस्टम को अपनी नींद सलाने के बावजूद जो 25 जुलाई 2018 को हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 166 एमपीए हैं। और जिस तरह कौमी खजाने को लुटाया जा रहा है, जमीर फरोशी करने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये डायरेक्ट इमरान अहमद खान न्याजी साहब कर रहे हैं। कि उस्मान बुज़दार साहब किस बात की मूली, वो तो हमारे साथी थे, 2018 तक हमारे साथ थे, ये कैसे कहते हैं? नहीं राना अरशद साहब, आप एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल वर्कर है, मैं चाहूंगा कि इस बात पर मोहम्मद खान मदनी भी रिस्पॉन्ड करें। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं, राना साहब सुन लेना, राना साहब सुन लेना, आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक मनी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है आप लोगों की पार्टी के जो अरकान हैं उनके जमीर खरीदने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो असगर खान केस था उसमें असलम बेग साहब का एतराफी बयान था कि उन्होंने आईजीआई के लिए पैसे तकसीम किए और उन्होंने नवाज शरीफ को भी 25 लाख रुपए दिए। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के कायद जो माजी में करते रहे हैं, आपकी पार्टी के अरकान आज कर रहे हैं। राना साहब, इकबाल साहब, आप माशाल्लाह बड़ी फहमो फराज रखते हैं। अगर आप 25 लाख का ही इल्जाम दे रहे हैं, ये 1993 की बात है राना साहब, ये 1900 जी मुझे पता है, मुझे अंदाजा है। 25 अगर 1993 की बात भी है तो मेरे भाई 1990 भी था, 1988 भी था, उस वक्त भी गवर्नमेंट बनती आई और बनती रही। और जिस शख्स का आपने नाम लिया सरकारी ऑफिसर का, वो किस शख्सियत में थे और वो पैसे उन्होंने क्यों दिए, और आईने पाकिस्तान का अख्तियार उनके पास था या है, हमें कोई इतराज नहीं। आज क्या कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं करूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि डेवलपमेंट फंड या बजट जो है ये इस्तेमाल एमएलए एमपीएस को नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ बजट में? नहीं, इसका जवाब मदनी ने दिया है राना साहब, इसका जवाब मदनी ने यह दिया है कि जब तक बल्दियाती निजाम नहीं आ जाता तब तक अवाम के काम रोके भी तो नहीं जा सकते ना। सर मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि किसने रोका है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन? फिलहाल तो कोरोना वायरस ने रोका है ना राना साहब। नहीं, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन रोक दे मदनी साहब। आप समझते हैं अगर गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल इलेक्शन हो सकते हैं, शेड्यूल अगर आ चुका है, तो मेरे भाई ये तो कोरोना से पहले इनको कोरोना हो गया था। और जब इमरान खान साहब गवर्नर हाउस आए तो एमएलए एमपी ने कहा कि हमारे हालात ठीक नहीं है, ये और कार्ड कर रहा हूं। ये बड़ा अहम नुक्ता है राना साहब, मैं चाहूंगा कि मदनी इस पर रिस्पॉन्ड कर ले। राना साहब रुके, राना साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है। मदनी, ये बड़ा अहम सवाल है कि बार बार पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि मौजूदा हालात में खासतौर पर कोरोना के तनाजुर में बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद मुमकिन नहीं है, लेकिन राना अरशद साहब का ये सवाल बहुत ज्यादा वैलिड है मदनी के। ऐसे में फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप लोग कैसे इंतखाबात करवाने जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहा है और आप देखिएगा इसमें इंशाल्लाह पीटीआई नई फ्लैट व्यक्ति लेगी। और इसमें मैं ये इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक राना अरशद साहब से कि मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बह रही है, मगर बहुत सारी चीजों पे बहुत सारा काम हो रहा है
आप देख लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की 17 तारीख में 4 डैम का जो है इन प्रोसेस है। ग्रामीण भाषा डैम है, बाकी जो 3 नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं था बद्री, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं करवाए जा रहे बकौल आपके कि कोरोना वायरस की वबा है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन जीबी के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्यों? कोरोना का इशू तो है, बिल्कुल है, और उसके लिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के करम से गवर्नमेंट ने काफी जो है मुदब्बराना तरीके से मामला जो है हैंडल किए हैं। और आप देख लीजिए बाहर की दुनिया से बेहतर जो है सूरत हाल मैनेजमेंट वगैरह हुआ है, यहाँ पर फूड क्राइसिस नहीं हुआ, दूसरे मामला। चले मुझे बद्री एक छोटी सी बात बताइएगा कि आपने अभी डैम्स का जिक्र किया, अभी रिसेंटली इमरान खान साहब दयामर भाषा डैम की साइट पर गए हुए थे। आपको पता होगा कि उसका इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, शौकत अजीज साहब भी कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ साहब भी उसका इफ्तिताह कर चुके हैं, और इमरान खान साहब जब दयामर भाषा डैम गए तो तामीराती काम का जायजा इस नाम से बाकायदा तख्ती लगवाई गई। इतना शौक है आप लोगों को तख्तियां लगवाने का मद्दी साहब? नहीं, बात यह है कि जो कोई काम करे उसका बीच रहे तो उसको मिलना चाहिए। तामीराती काम का जायजा, ऐसी कोई तारीख में तख्ती देखी है आपने कभी? या तो इसका संगे बुनियाद होता है या उसके बाद उसका इफ्तिताह होता है। तामीराती काम का जायजा, ये तख्ती देखी है कभी आपने अपने करियर में? नहीं, वो मैं उसकी वजह बताता हूँ कि देखें, आज तक अगर इतना ही जो आप बता रहे हैं इन साबिक हुक्मरानों के कि उन्होंने अचीवमेंट्स की थी, तो अब तक दयामर भाषा बन जाना चाहिए था। तो वो उस पर तो काम अभी इनिशियल स्टेजेस में है, और मुझे उसकी डिटेल्स भी पता है कि वहां पर तो मोबिलाइजेशन जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, जो एडवांस ऐसे सादा अल्फाज में है, ठीक है, तो वो अभी शुरू हुआ है। नहीं, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्मरान उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर चुका है तो इलेक्शन होने के बाद, नई गवर्नमेंट आने के बाद उसके ऊपर एक नई तख्ती लगाना जरूरी है। फिर आप में या शहबाज शरीफ में क्या फर्क हुआ जिन्होंने गुजरात में पीआईसी को नहीं चलने दिया? नहीं, शहबाज शरीफ जो है इस मामले में बहुत आगे हैं, जो सट्टाबाजी में, और जो सट्टाबाजी के अंदर उनका कोई सानी नहीं है। नहीं, आपको पता है कि आपके अपने शहर सियालकोट में उस्मान डार साहब ने वजीर आजम इमरान खान से सियालकोट विमेन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करवाया था, और वही प्रोजेक्ट उसका इफ्तिताह पहले शहबाज शरीफ साहब कर चुके थे। नहीं, देखिए, मैं तो इधर लाहौर में रहता हूँ। नहीं, ये वाकया तो आपको याद होगा ना, ये वाकया तो आपको याद। ये वो जो एक वाकया मेरे नजर में आया था, वो जो वहां पर है, ये तो पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ, और खान साहब का भी ये विजन है कि पब्लिक का जो पैसा है उसके ऊपर अपने रिश्तेदारों के बाप माँ वगैरह का नाम नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को अपना शौक है, ख्वाजा आसिफ को अपना, इसीलिए उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद के नाम पर अस्पताल बना लिया है, इसीलिए उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद के नाम पर अस्पताल बनाना शुरू कर दिया। राइट, गलत किया है, गलत किया है। उस्मान बुज़दार साहब ने गलत किया है। अगर मैं देखिए, हमें इमरान खान साहब ने सिखाया है, और वो मैं समझता हूँ बुज़दार साहब ने फील भी किया जनरसली, क्या पब्लिक के पैसे पे किसी को अपने माँ बाप, ये बहुत अच्छी बात है मंत्री। मैं इस बात के ऊपर आपको बड़ा खिराज तहसीन पेश करता हूँ। एक सेकंड, राना अरशद साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ राना साहब, इस बात पर तो आप मदनी को क्रेडिट दें कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जाकर कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब ने गलत किया है अगर अपने वालिद के नाम पर अस्पताल का नाम रखा है। और आपको पता है राना अरशद साहब के दयामर भाषा डैम के अंदर इमरान खान साहब जब कल गए तो उन्होंने बाकायदा वहां पर एक तख्ती का संगे बुनियाद रखा, और उस तख्ती के ऊपर यह नहीं लिखा था कि इस प्रोजेक्ट का आगाज हो रहा है, उस तख्ती के ऊपर यह लिखा था कि इमरान खान साहब तामीराती काम का जायजा लेने आए हैं। वैसे मैं ये अर्ज करूंगा, क्या इनकी पिछली गवर्नमेंट थी 2002 में इमरान खान साहब कौमी असम्बली के अकलौते नुमाइंदे थे और काबली के ये इत्तेहादी थे, तो इनके ही शौकत अजीज साहब और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी उसकी इनॉग्रेशन की। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जो पार्टी आई, हमने जो अर्ज किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी का जो इशू था वो हजारों एकड़ों का इशू था, हमने वो पेमेंट दी, कौमी खजाने से दी। हम ये नहीं कहते हम देख सकते, लेकिन वो ऐसा जो 40-50 का इशू था, हमने उसको रिजॉल्व किया, और 2017-18
का बजट। नहीं राणा साहब, ये सारी बातें ठीक हैं। राणा साहब, बीइंग अ पॉलिटिशियन मुझे गाइड कीजिएगा। लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल कर रहे हैं कि एक जानिब गवर्नमेंट के पास ऑपोजिशन के लोगों को खरीदने के लिए पैसे हैं। आपने खुद इशारा किया कि पंजाब का डेवलपमेंट बजट 635 अरब से कम होकर 335 अरब रुपए पे आ गया है। पेंशन खत्म करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने जा रहे हैं, सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे। लेकिन द्यामर भाषा डैम 4000 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और हम लोगों ने जितने पैसे जमा किए इस प्रोजेक्ट के लिए वो सिर्फ 14 अरब है और कहा यह जा रहा है कि ये 2030 में मुकम्मल होगा। अगर हुआ, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के अंदर सलाहियत है मुकम्मल करने की? अब ये मैं समझता हूँ शोबाजियां की जा रही हैं। जो हमने 2017-18 के बजट की एलोकेशन थी और उसके बाद 2018-19 में तो इसको ड्राफ्ट कर दिया गया। 2 साल के डिले होने की वजह से इस मंसूबे की लागत में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका है और ये क्रिमिनल मैं समझता हूँ एक्ट किया गया है जिसके जिम्मेदार खुद इमरान खान। नहीं, 10 अरब रुपए के तो इश्तिहार चला दिए गए ना राणा साहब। और जो 14 अरब इकट्ठे किए गए प्राइम मिनिस्टर का नाम और एक अब साबका जज है जो जस्टिस साकिब निसार साहब फरमाते थे कि मैं वहां पर चौकीदारी करूंगा, डैम की हिफाजत करूंगा। तो आज कहां पे हैं वो जस्टिस साहब? वो जब तक जस्टिस थे हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन उसके बाद वो पैसे कहां गए? उनकी तस्वीर के साथ पब्लिसिटी होती थी, अरबों रुपए पब्लिसिटी पे लगे और उसका भी कौम को हिसाब देना है। उसके बाद मैं करूंगा कि जो टीए के साथ किया, जो डीजी सिविल एविएशन ने लेटर लिख दिया है कि जनाब मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज्यादती की है। ठीक है, और मेरे पास वक्त कम है। मुझे मदनी से एक छोटी सी बात पूछनी है। मदनी, ऐसा क्यों है कि जब भी रियासत जंग में जाती है तो उसके पास हमेशा पैसे होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट बजट्स के लिए, डेवलपमेंट के कामों के लिए आप लोग आवाम से चंदा मांगते हैं, क्यों? अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, पहले तो ये है कि जो डैम के हवाले से आज तक जिस भी साबिक हुक्मरान ने जो काम किया है तो मैं समझता हूं उसको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये डैम जो है 2-3 बड़े वो पूरे हो जाने चाहिए थे मगर वो नहीं हुए पूरे, जो कि इंशाल्लाह इमरान खान। मदनी, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूं ऑनर कि आपकी अपनी पीटीआई के बड़ों से लड़ाई चल रही है? नहीं, मैं आपको देखे जो इमरान खान साहब ने इतनी न्यूट्रल गुफ्तगू कर रहे हैं आपके, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि आप राना अरशद साहब की पार्टी में हैं। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसा कभी। चलिए, आप अपनी बात पूरी कर लें। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तक वो डैम जो है ना इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मुकम्मल हुए जो कि इंशाल्लाह इमरान खान से मुकम्मल करेंगे। एक बात सर, पैसे ये जो राना साहब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो जो लूटे हुए हैं, जो पाकिस्तान से साबिक हुक्मरान ने लूटे हैं पैसे, इंशाल्लाह वो निकलेंगे भी और हम अपनी मैनेजमेंट भी बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट जो है, तो मैं समझता हूँ इमरान खान की सूरत में एक बेहतरीन जो है वजीर आज़म मौजूद है जो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अपनी। चले, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। मदनी, आप हमारे साथ ही रहेगा। राना अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कहा करती थी कि 1 करोड़ नौकरियां देंगी तो पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर यह कहा जाता था कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि इसके बावजूद यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है वो तलब से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम को भी बेहतर नहीं किया जा रहा। राना अरशद साहब, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि नून लीग की जो अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जाया कर रही है? अवैध साहब, आप देखें कि 2018 में आपका ग्रोथ रेट 5.8 था। पाकिस्तान एशिया टाइगर बनने जा रहा था। डॉलर का रेट 110 रुपए था। इमरान साहब फरमाया करते थे कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। आज 170 रुपए तक डॉलर है। पाकिस्तान का रुपया 40% डीवैल्यू हो चुका है और चीनी के नाम पर 52 रुपए से 90 रुपए किलो आज भी आवाम की जेब पर धक्का मारा जा रहा है। आटा नहीं मिल रहा,
1610 रुपए थे, आज भी 2100-2200 रेट है। रोजाना ऑर्डर होते हैं, अमल नहीं होता। पेट्रोल के नाम पर मैं समझता हूँ 28 दिन पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिला और 26 जून को कि पेट्रोल महंगा होता है, हर जगह पर मौजूद था। और उसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नौकरियां 1 करोड़ नौकरी नहीं, राना अरशद साहब इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है राइट नाउ वो आटे का इशू है। 805 रुपए के ऊपर आटे की बोरी मार्केट से गायब हो जाती है, ब्लैक मार्केट में 1100 रुपए की हो जाती है और उसके बाद हुकूमत ऐलान करती है कि हमने कीमत कम करके 860 रुपए कर दी है, हालांकि वो 55 रुपए का राना साहब इजाफा होता है। अब ऐसा मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपने 1400 रुपए मन गंदम खरीदी और जब 280 अरब की गंदम खरीदनी थी तो वो भी कहा गया कि अवाम को हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये अवाम की आंखों में मैं समझता हूँ झोंक डोल रहे हैं। और गरीब अवाम दुश्मन बजट था, उसके बाद चीनी माफिया, आटा माफिया, कोई और नहीं, ये कैबिनेट मेंबर जो है वफाक में और सूबे में वही हकीकत में माफिया है। खान साहब कहते थे कि माफिया को पकड़ेंगे, भाई इबरतनाक सजा दें, अगर इनमें से कोई आपोषण का हो, कानून का हो, उसको पहले सजा दें। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं, ठीक है राना साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा, मदनी मुझे ये बताइएगा, मदरी के जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी भी कमोडिटी की कमी का नोटिस लेती है तो उसकी प्राइस में इजाफा क्यों हो जाता है? पेट्रोल की कमी थी, उसके बाद प्राइस में इजाफा हो गया, चीनी की कमी थी, प्राइस में इजाफा हो गया, आटे की कमी थी, प्राइस में इजाफा हो गया। 805 रुपए की बोरी 1100 रुपए पर पहुंचाकर 860 पे लाने को आप लोग कमी कहते हैं, हालांकि ये 55 रुपए का इजाफा है। मदनी साहब एक देखिए, मैं हिस्टोरिकली भी आपको एक बात बताऊं, ट्रेंड जो है जब भी माफिया के खिलाफ अवाम खड़े होते हैं और हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के अलावा भी देख लीजिए जो माफियाज है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिस काम को वो रेक्टिफाई करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है वो उसको स्पॉइल करके उसकी भयानक शक्ल सामने ले आते हैं। आप इराक में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए और इससे पहले भी तो मदनी इसका आसान हल तो ये है ना कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस छोड़कर ऑपोजिशन बेंचेस पर उनके साथ आकर बैठे और ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर माफिया को बिठा दे और फिर मिलकर इनके खिलाफ तहरीक चलाए। देखिए, माजी में तो ये ऐसा ही होता रहा है, ट्रेजरी बेंचेस पे माफिया भी बैठे रहे हैं। और अगर आप ये जो सीजन माफिया की तो अभी नदीम बाबर साहब से इस्तीफा क्यों लिया आप लोगों ने? नदीम बाबर साहब से इस्तीफा क्यों लिया? देखिए, हिसाब किताब अगर किया जाए तो ये शुगर माफिया का इसमें से ज्यादातर जो तकरीबन हमारी शुगर मिल्स है उसमें से 7-8 होंगी जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा होंगी, बाकी उनके ही परवरदा लोगों की जो मिल्स हैं और वो सारा का सारा माफिया मैनेज करते हैं। आटे की प्राइस आपके काबू में नहीं आ रही ना? जी, आटे का जहां तक है तो उस पे गवर्नमेंट का जो लगी हुई है काम करने और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी माफिया एक्टिव हैं जो कि स्मगल करते हैं आटा यहाँ से और वो पिछली गवर्नमेंट में भी करते रहे। अब उनको अगर वो सिपाही आराम से खड़े रहते हैं जब ये आटा माफिया स्मगल कर रही होती है, सिपाही कुछ नहीं कहते उनको। लेकिन ये बात सही है कि इसमें गवर्नमेंट को मजीद चीजें सिखाने की जरूरत है और इसको मजीद मैनेज बेहतर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान मदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब अपना तफसीली मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग के MPs को तरक्याती फंड्स के नाम पर लेवर कर रही है और दूसरी जानिब अवाम के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए PTI ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। नाज़रीन, तारीख का मुताला ये बताता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ तो उलमाए कराम ने उसके ऊपर कुरान की तबात व इशात की मुखालफत की। 1876 में जब लाउड स्पीकर इजाद हुआ तो उलमा की जानिब से लाउड स्पीकर की मुखालफत की गई। जब रेडियो आया तो उस रेडियो की मुखालफत की गई। जब ट्रेन आई तो ट्रेन की मुखालफत की गई कि जब लोहा लोहे के ऊपर दौड़ेगा तो उसके अंदर बैठने वाला हराम होगा। जब इंसान ने चांद के ऊपर कदम
कदम रखा तो बाकायदा ये फतवे भी जारी हुए कि जो शख्स ये मानेगा कि इंसान वाकई चांद तक गया है तो उसका निकाह टूट जाएगा। बाद में इंसान तो मरीख तक चला गया, लेकिन इस तरह की फतवेबाजी ने पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के इमेज को एक मखसूस तरीके से कायम किया। और यही इमेज उस वक्त मजीद मुस्तहकम हुआ जब हमने देखा कि पोलियो कैंपेन के अंदर फतवे लगाए गए कि पोलियो के कतरे हराम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया समेत उन ममालिक के अंदर शामिल है जहां से आज भी पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हो सका। 1962 में सदर अयूब के दौर में, बल्कि डिक्टेटर अयूब के दौर में जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल कायम की गई, उसने कुछ अरसा पहले यह रिजॉल्व किया कि अपनी मौजूदा बीवी की इजाजत के बगैर शादी करना गलत है। यानी अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहली बीवी से इजाजत लेनी होगी। लेकिन अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल यह कहती है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको पहली बीवी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बदलते हुए मौकफ के बाद अवाम के ऊपर क्या असर पड़ता है, उस तगय्युर का एक आम आदमी की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है, और जो पहली बीवी अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती है या उसके बच्चे अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं, उससे हमारा फैमिली इक्विलिब्रियम किस हद तक मुतासिर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं, मारूफ आलिम दीन है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा नायाब जान, हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और रिलीजियस के अलावा मुख्तलिफ सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी उबूर रखती हैं। कवी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ही कहा था कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि नहीं कर सकता है, तो सच क्या है कवी साहब? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। उतनी देर में मैं नायाब जान से बात करने की कोशिश करता हूं। नायाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नायाब, ये सारा आपने इंट्रो भी सुना और एस्पेक्ट ये है कि पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहती थी कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी नहीं हो सकती, दूसरी अब कहती है कि हो सकती है। आखिर आप क्या समझती हैं कि इस तरह से जो आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक्स हैं उनके अंदर शिफ्ट तब हो जब वो ह्यूमन हो, जब ये डिवाइन हो उसके बावजूद शिफ्ट हो? कुछ समझ नहीं आई बात। जी अवैस, देखिए ना, मेरे ख्याल में अक्सर ये जो शिफ्ट आते हैं ये इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसे डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मैं चूंकि मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ और मुफ्ती साहब आपके साथ हैं तो शायद मजहबी एंगल वो बेहतर दे सके। मैं इसका आपको सिर्फ एक समाजी ये पहलू बता सकती हूँ कि मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अनएथिकल चीज है। शादी का जो एक बहुत ही मुकद्दस जो रिश्ता है उसके ऊपर एक इंसल्ट है, क्योंकि दो लोग जब निकाह में होते हैं, जब निकाह के टाइम पे दोनों लोगों का कंसेंट को इतनी अहमियत दी गई है इस्लाम के अंदर, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा एक अहम रिश्ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते में किसी के साथ हैं और उसके बाद आप अपनी पहली बीवी को ये जरूरी ही ना समझें कि आप अपनी बिल्कुल ठीक है नायाब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी ने भी हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल की स्टेटमेंट सामने आई कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कह रही है कि नहीं, पहली बीवी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दीन क्या कहता है कवी साहब? देखिए जी, सूरत हाल है कि पहले नंबर पर तो मैं कहूंगा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल आज के जदीद फिकी मसाइल के हवाले से तो बेचारी बिल्कुल बेखबर है। उनके उलमा को इस वक्त इस हकीकत का पता ही नहीं कि कौन से मसाइल ऐसे हैं जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। कुर्बानी ऑनलाइन का क्या मसला है, इस वायरस के जमाने के अंदर हमने इस्लामी शायर को किस तरह अदा करना, इसके बारे में तो बिल्कुल वो खामोश है। ऐसे जनाब मालूम होता है कि इस मुल्क का इस्लामी नजरियाती कौंसिल है ही नहीं, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो अफराद हैं 20 है 21 है, उनके जो करोड़ों रुपए के अखराजात हैं वो हुकूमत पे नहीं पड़ रहे, और इस हवाले से बेचारे बेखबर है कि जनाब उनको कुछ नहीं पता कि इस वक्त हमने फिक्री हवाले से उम्मत की क्या रहनुमाई करनी है। बात ये है कि जनाब दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत है या नहीं। इस्लाम मेरा हिकमत का दीन है। आप मुझे बताएं कि मेरी अहलिया के साथ जब मेरा एक मोहब्बत का ताल्लुक है, प्यार का ताल्लुक है, एतिमाद का ताल्लुक है, मुझे हर वो बात जो जायज है, हलाल है, दुरुस्त है, मुझे अपनी बीवी को एतिमाद में लेना चाहिए।
दूसरी शादी तो एक बहुत बड़ा इकदाम है। मैं आपके टेलीविजन के प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि सैयदना अली और मुर्तजा ने सैयदा फातिमा ज़हरा की मौजूदगी के अंदर दूसरे निकाह का, दूसरी शादी का इरादा किया। मेरे नबी रहमत ने इजाजत नहीं दी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल तारीख के रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल। क्या इस्लामी नजरियाती कौंसल अंधी है, उसको नजर नहीं आ रहा? और जैसे ही सैयदना अली और मुर्तजा ने, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जरा इशरार किया या दो चार दफा हजरत बीबी साहबा के सामने रखा, या हजरत बीबी साहबा तक ये बात गई, हुजूर तक गई। हुजूर का जुमला आज भी कुतुब अहादीस में, हमारी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया जो मेरी बेटी फातिमा का दिल दुखाएगा वो मैं मोहम्मद का दिल दुखाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब ये बिल्कुल ये वाकया मेरी नजर से भी गुजरा है। तो जो उलमाए कराम दूसरी शादी को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि पहली बीवी की इजाजत की भी जरूरत नहीं, वो ये वाकया छुपाते क्यों हैं? नहीं, अगर मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ आए तो मुफ्ती अब्दुल कवी ने तो ये कहा कि शादी एक होगी, अलबत्ता जरूरत और नजरिया जरूरत के साथ आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। बात यह है कि दूसरी जब शादी की बात होगी तो कतई तौर पर, मैंने ये बड़ी जुर्रत के साथ कहा, आज भी कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, ये भी बुखारी और मुस्लिम के हदीस है। फरमाया कि मैं तमाम इंसानियत जो है वो बमंज़िला है, मैं उनके लिए मैं बमंज़िला वालिद के हूँ। तमाम आने वाली क़यामत तक बच्चे जो है वो मेरे बेटे और मेरी मुफ्ती साहब, अगर मैं आपकी गुफ्तगू सही समझ रहा हूं, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मेरे से कहीं गलती हो, क्योंकि बहुत नाजुक फिकही मसला है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ये जो फैसला है आपकी नजर में गैर इस्लामी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को जरूरत ही नहीं है कि उन मसाइल के ऊपर जिसके ऊपर हमारे फुक़हा, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे अइम्मा लिख कर गए हैं, कोई जरूरत नहीं इस्लामी नजरियाती कौंसिल को 1500 साल पहले के मसाइल के ऊपर जनाब आज डिस्कशन करें। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर जनाब कुछ करोड़ों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहा है चेयरमैन भी, और उसके साथ जनाब वैसे भी मुफ्ती साहब जब ये कह दिया गया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, हम आज के दिन हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, सारी बेसिक हिदायत भी मुकम्मल हो गई, हुजूर की जात में हमारे लिए गाइडेंस मौजूद है। जिस तरह से आपने ये वाकया सीरत नबवी से कोट किया, हर पढ़े लिखे मुसलमान ने ये वाकया पढ़ा होगा, तो वाकई ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, एक डिक्टेटर ने अपने इक्तदार को जवाज बख्शने के लिए बनाई थी। मुझे आप बताएं, मुझे आपकी बातों पे बड़ा मजा आ रहा था, लुत्फ आ रहा था जनाब। मैं आपकी बात की 100% तस्दीक और तायीद करता हूँ। इन हुजूर ने जब फरमा दिया, कुरान हकीम ने कह दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इसलिए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम से पहले हुजूर का फरमान है कि इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम से पहले सैयदना अली और मुर्तजा का निकाह का इरादा करना। जब इकमाल दीन हो गया तो माना यह है कि हुजूर जब तमाम बच्चियों के जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए बमंज़िलत वालिद के है, और आपने फातिमा को अगर सैयदा फातिमा ज़हरा को इजाजत नहीं दी तो आज मुफ्ती अब्दुल कवी और इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी यही बात कहे। बड़ी सही बात है मुफ्ती साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। नायाब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रही हैं, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगी? क्योंकि मेरा ख्याल है कि नायाब जान इस वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब, अब मसला यह है कि अगर मुफ्ती कवी साहब ये कहते हैं कि पहली बीवी से इजाजत लेनी चाहिए, तो बकिया उलमाए कराम की जानिब से आपके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे कि मुफ्ती कवी को इस्लाम का क्या पता। इसी तरह पोलियो वैक्सीन के ऊपर यह कहा जाता है कि पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाना हराम है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि पहले यही उलमा कहा करते थे कि कुरान मजीद को पब्लिश नहीं किया जा सकता प्रिंटिंग प्रेस पर, लाउड स्पीकर हराम है, रेडियो हराम है, तस्वीर हराम है, इवन टेलीविजन पे ऊपर उल्टा होकर बैठा करते थे। आज ये सब चीजें, इसके ऊपर उन उलमाए कराम का मौकफ रिवर्स हो गया। मुफ्ती साहब मोहतरम, आप तो दूर की बात कर रहे हैं। इसी कोरोना के जमाने के अंदर हमारे दो फिरकों के दो मुफ्ती आजम ने इकट्ठे बैठ के जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब ये जो लॉकडाउन का इतलाक है मस्जिद पर नहीं होगा। फिर जब गवर्नर साहब ने बुलाया, वजीर आला साहब ने बुलाया, वो बेचारे एक दिन भी ताब नहीं ला सके अपनी बात के ऊपर। मुफ्ती अब्दुल कवी की बात की तायीद कर रहे थे कि लॉकडाउन होगा तो मसाजिद में भी होगा, कि मेरे नबी रहमत ने ऐलान किया था कि तुम अपने घरों के अंदर जनाब नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ ना हो, मस्जिद नबी की तरफ ना हो। मेरे नबी रहमत ने कहा था कि जनाब आप दुनिया के मामलात को। लेकिन मुफ्ती साहब एक छोटी सी बात बताइएगा कि हम समझते हैं कि सिर्फ ट्राउट मछली ऐसी होती है जो दरिया के अंदर उल्टी समत के ऊपर तैरती है, तो आपको नहीं लगता अपने आप को कि आप एक ट्राउट मछली हैं?
बिल्कुल, मैं आपके जुमले की तारीफ करता हूँ कि मुआवरत के साथ मेरी बिरादरी के इस वक्त उलमा और मुफ्ती कवी साहब जरा रुकिएगा, यहाँ पर आमना मलिक हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लॉयर हैं, समाजी कारकुन हैं। आमना मलिक साहिबा, पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल ये कहती थी कि बीवी की इजाजत जरूरी है दूसरी शादी के लिए, अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहती है कि बीवी की इजाजत जरूरी नहीं है। आपके ख्याल में सही क्या है आमना मलिक साहिबा? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ कि ऐसी कौन सी इतनी जल्दी थी कि इस किस्म का जो है वो कानून जो है वो फौरी के फौरी पास हो गया। बात सुने, दीन इस्लाम में भी औरत से इजाजत लेने की शर्त है कि दूसरी शादी के लिए, और अचानक जब पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में है, औरतें धक्के खा रही हैं अदालतों के बाहर, उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का जो है वो 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, और उस तरफ ये कानून जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं, इसका जवाब मुफ्ती कवी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अरकान ने अपनी करोड़ों की मराहत और तनख्वाहें जस्टिफाई करनी होती हैं। बात सुने, यहाँ पर थप्पड़, अच्छा इस शादी की इजाजत देना, तो मुझे तो ये मज़क्का खेस लगा है कि जिस तरह आप हंसी ठट्ठा उड़ा रहे हैं, यहाँ पर औरतें जो है वो नौकरियां करके शादी खामद जो है वो खर्चे तक औरतों को दे नहीं रहे। तो इसका मतलब है आप जाके देखें ना अदालतों के बाहर, वो इंसाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जस्टिस के लिए धक्के खा रही होती हैं। एक बीवी तो पूरी की उनसे, और ये 4 शादियां की इजाजत या दूसरी शादी की इजाजत। मर्दों को हमने इतना सुकून और ईद देनी है सोसाइटी के अंदर, और वो जो मेरे जैसी औरतें धक्के खाती फिरती हैं अपने हकूक के लिए, वो सब मेरी बहनें ही है ना जिनको उनका हकूक नहीं मिलते। हमें तो पता है कि अदालतों के अंदर क्या होता है, कानून किन के लिए बनते हैं, किन के लिए नहीं बनते। तो मैं कहती हूँ कि ये एक मजाक उड़ाया गया है। और दूसरी बात है कि हम कहाँ पे सेंटर में खड़े हैं भाई मेरे, पूरी दुनिया एक वबा की जद में है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। इस वक्त में हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए थे, और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि ये बहुत बहुत शुक्रिया आमना मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, उनका ये कहना था कि पहली बीवी की इजाजत जरूर लेनी चाहिए दूसरी शादी से पहले। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।